ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। सेंटर ऑफ मास के शुरुआती पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद हमने टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, फिर हमने डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, फिर कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, फिर कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, और लास्ट में ट्रंकेटेड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा। तो इतने सारे केसेस हम लोग ने पहले पार्ट में इसके कंप्लीट कर लिए। अब हम सेंटर ऑफ मास के दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास का दूसरा पार्ट होता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के मोशन में क्या क्या चीज़ें समझनी है, आइए इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, आइए इसको देखते हैं। इसके ऊपर सवाल आए हुए नीट में, तो इम्पॉर्टेंट है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोशन। अब सेंटर ऑफ मास जब चलेगा तो उसका कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर तो पहले भी था जब वो रुका हुआ था, लेकिन सेंटर ऑफ मास जब चलेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर तो होगा, साथ साथ में उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे लिखेंगे, उसकी वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, फिर उसका एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ से इस पार्ट की शुरुआत होगी। फिर मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताऊंगा और पुराने चैप्टर्स में जैसे एनएलएम में कुछ चीज़ें सिखाई थी वो यहाँ पर वापस से रिवाइज होंगी एक तरीके से। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई सेंटर ऑफ मास है तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखने का हमारे पास फॉर्मूला है। हम लोग जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, m1r1 बार प्लस क्या होता है m2r2 बार, अप टू कहाँ तक जाएगा वो mn बार डिवाइडेड बाय क्या होगा m1 प्लस m2, अप टू कहाँ तक जाएगा वो mn तक जाएगा। n पार्टिकल्स होंगे तो किसी भी n पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है। बात समझ आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। आपको पता है कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है उसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन वेक्टर, यानी एक्सेलरेशन मिलता है। यानी बेसिकली अगर r बार है तो r बार का डिफरेंशिएशन यानी डी आर बार बाई डी टी, ये आपको क्या देगा, वेलोसिटी, और ये डी वी बार बाई डी टी क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस पार्टिकल की जहाँ पर हमने पूरा मास अज्यूम कर लिया है ना। तो यहाँ पर ये r सेंटर ऑफ मास है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वही है, और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये क्या आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसको डिफरेंशिएट करने पर आपको जो वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा है ना, वो क्या मिलेगा, m1 v1 बार। क्यों, m1 तो बाहर जाएगा, dr1 बार बाई dt क्या होगा, v1 बार, प्लस क्या होगा m2, फिर क्या होगा v2 बार। फॉर्मेट आप समझ गए होंगे, ये क्या होगा mn vn बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, अप टू कहाँ तक जाएगा, ये mn तक जाएगा। भेजे में गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब m1 बाहर जाएगा, dv बाय dt आएगा तो क्या होगा, a1 बार, तो m1 a1 बार प्लस क्या होगा m2 a2 बार, अप टू कहाँ तक जाएगा फिर mn an बार डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों, m1 प्लस m2, अप टू कहाँ तक जाएगा वो mn तक जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख दिया, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख दिया, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या है, ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा। अब अगर आप गौर से देख, और ये क्या है, ये है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आप गौर से देखेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी होती क्या है, मास मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है ना। और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो बच्चों ये क्या है, p1 बार, ये क्या है p2 बार, अप टू क्या जाएगा pn बार। तो बेसिकली ये आपका है p1 बार प्लस p2 बार, अप टू कहाँ तक जाएगा, ये pn बार डिवाइड बाय क्या होगा m1 प्लस m2, अप टू mn तक जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक और भी फॉर्मेट है, इसको ये लिख दो, pnet बार डिवाइड बाय mnet आ जाएगा। mnet बार नहीं आएगा, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या आएगा, pnet बार डिवाइड बाय क्या आएगा, mnet आएगा। और यही आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में कैसे लिखते हैं वो भी आपको समझाया मैंने, ठीक है ना। इसी तरीके से ये क्या होगा बेटा, बोलो, ये क्या होगा, f1 बार प्लस f2 बार, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो इसको लिखा जा सकता है f1 बार प्लस f2 बार, अप टू कहाँ तक जाएगा, ये fn बार डिवाइड बाय क्या होगा, m1 प्लस m2, अप टू mn तक जाएगा ये, ठीक है ना। ये भी समझ आता है, इज इक्वल्स टू बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, fnet बार डिवाइड बाय mnet,
एम नेट बार नहीं, एम नेट, और ये क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात समझ आई? तो इस तरीके से अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक भी देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, तो उसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, यहीं तक दिया हुआ था। मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई कि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब ये वाला जो फॉर्मूला मैंने वेलोसिटी वेक्टर का लिखा हुआ है और ये वाला फॉर्मूला, इससे मैं भी कई सारे कंक्लूजन निकालूंगा और एक ऐसा फ्लो चार्ट आपको भी बना करके दूंगा जिससे सारे थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि नीट में सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस भी आए, तो आपको उससे सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ, यहाँ तक सारी क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करो। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने आपके लिए बता दिया, ये पोजीशन वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका कैसे लिखेंगे, तो कई बच्चों को ये लगता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर ही होता है। गलत। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। एस बार इज डेल्टा आर बार, लिखाया था काइनेमेटिक्स में। तो ये तो पोजीशन वेक्टर आपने लिखा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख के बताओ, इसी फॉर्मेट का आएगा, सेम फॉर्मेट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बताओ क्या होगा, m1 s1 बार प्लस क्या होगा m2 s2 बार अप टू कहाँ तक जाएगा, mn sn बार डिवाइडेड बाय y, m1 प्लस m2 अप टू कहाँ तक जाएगा mn। तो ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता है, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, समझे? ध्यान रखना, एस बार जो होता है वो डेल्टा आर बार के बराबर होता है। बात समझ आई? ध्यान रखना ये, ठीक है ना, हमेशा यही सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्यों मैं ये क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा हथियार है यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी बताऊँगा मैं, ये आपका वेपन नंबर 1 है, फिर मैं आपको वेपन नंबर 2, 3 भी बताऊँगा। तो अभी हम लोग क्या सीखने जाएंगे आज के लेक्चर में, क्या सीखेंगे, वेपन नंबर 1 सीखेंगे। सबसे पहला हथियार देखेंगे क्या करने के लिए, सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलो भी, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ऐसे लिखेंगे। अब मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ, पहले ये जल्दी से अपनी बुक में लिखो। चलिए, तो ये हो गया। आइए अब चार्ट के फॉर्म में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो बच्चों अपने को क्या समझ आया, अपने को ये समझ आया कि जो अपना एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो बेसिकली एफ नेट डिवाइडेड बाय एम नेट है, यही है। तो देयरफॉर बच्चों जो आपका एफ नेट बार बनेगा वो क्या बनेगा, एम नेट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एम इंटू ए बनेगा ना, ये बनेगा। ये तो पहले लेक्चर में भी बताया था आपको मैंने, अभी तो कई पार्टिकल्स के लिए बता दी। पहले लेक्चर में सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे थे, उसके बाद डिस्क्रीट पार्टिकल, अब भी कई सारे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, और अब पार्टिकल्स चल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना। पहले पार्टिकल, इससे पहले वाले पार्ट में पार्टिकल्स क्या थे, रुके हुए थे, है ना। चलो अभी अब क्या, तो ये मुझे समझ में आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि 4-0 हो जाए। क्या चाहता हूँ मैं, 4-0 हो जाए, ठीक है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब या तो उस पर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 का तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, या तो उस पर नेट फोर्स 0, या तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, 0 है या कांस्टेंट है, 0 है बोल दो, एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि अगर हम लोग चाहते हैं फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, क्या चाहते हैं हम लोग, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो एफ नेट 0 है, या तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है। ये उसकी कंडीशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने की कंडीशन क्या है, या तो नेट फोर्स को 0 कर दो तब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, न्यूटन का पहला लॉ बताया था ना मैंने। उसके बाद क्या, एक्सेलरेशन को 0 कर दो, है ना। चलो ये समझ आ रहा है। तो अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कितने मतलब है उसको समझते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के दो मतलब है।
वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है या तो वेलोसिटी जीरो है सेंटर ऑफ मास की, या तो कोई ना कोई वैल्यू है इसकी, 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बच्चों दो मतलब होते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के दो मतलब में से एक मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है, जीरो वेक्टर है, मतलब जीरो है। और दूसरे केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कुछ नॉट इक्वल टू जीरो है। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या, जैसे कोई वैल्यू होगा 4 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके से कुछ होगा। दोनों ही केसेस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जीरो होगी तब भी कांस्टेंट है, और कुछ वैल्यू है तब भी कांस्टेंट है, ऐसा है। तो यहाँ से कुछ कुछ बातें अपने भेजे में जा रही हैं कि अगर कोई पार्टिकल आपके, जैसे कोई सेंटर ऑफ मास है, कोई सिस्टम है, उसका जो आपका सेंटर ऑफ मास है, उसके लिए नेट फोर्स की इक्वेशन तो हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम नेट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हम लोग लिखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या तरीका है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का तरीका है कि नेट फोर्स को क्या कर दो, जीरो कर दो। ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी बदलने के लिए क्या होती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ आई, बता चुका हूँ मैं। अब या तो फोर्स को जीरो कर दो या तो एक्सेलरेशन को जीरो कर दो, दो कंडीशंस है उसकी। ये कंडीशंस है क्या करने के लिए, ये वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का कितना मतलब है, दो मतलब है। पहला मतलब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाए तब भी कांस्टेंट है, या तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाए तब भी कांस्टेंट है। ठीक, ध्यान से सुनो। यहाँ से क्या समझ आता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मेरे पास जीरो हो जाए, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कैसा है, रेस्ट पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है, जीरो वेक्टर है, मतलब जीरो है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास इस केस में क्या है, रेस्ट पर है। उस केस में तो सेंटर ऑफ मास चल रहा होगा, इस केस में सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पर है। और जब भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होगा तब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर होगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, इसका ये मतलब होता है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, ज़ीरो है। अरे अगर वो रेस्ट पर है तो वो चल ही नहीं रहा, अगर वो चल नहीं रहा है इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। जो चीज़ रुकी हुई है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी आपको बताया मैंने कि m1s1 बार प्लस m2s2 बार ये कहाँ तक जाएगा बताओ, हाँ mn_sn बार तक जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय क्या होगा, m1 प्लस m2 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये mn तक जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या है, ये जीरो। जीरो मतलब जीरो वेक्टर के बराबर है। अभी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर m1s1 बार प्लस m2s2 बार अप टू mn_sn बार क्या होगा, जीरो होगा। कब होगा ये, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट में एक केस क्या है, वेलोसिटी जीरो होना। वेलोसिटी जीरो होगी तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होगा, और जब भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होगा तब ये वाली कंडीशन ओबे वो करेगा। ये आपका है वेपन नंबर 1, सबसे पहला वेपन। जब भी आपने क्वेश्चन में ये समझ लिया कि आपके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, कब होगा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर, जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कब जीरो होगा, जब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, नेट फोर्स जीरो होगा या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ही आपको एक क्वेश्चन में क्लिक हुआ, अच्छा नेट फोर्स जीरो है इसके ऊपर, नेट फोर्स जीरो है मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है मतलब उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है। इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, जीरो है। इसका मतलब m1s1 बार प्लस m2s2 बार अप टू mn_sn बार इज इक्वल टू जीरो के बराबर आएगा। बात समझ आई। जब भी तुमने क्वेश्चन में ये स्मेल कर लिया कि आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे ये वेपन नंबर 1 लगाना है सवाल में। भेजे में जा रही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड, यहाँ तक तो समझ में आता है। अब पहले तो वेपन नंबर 1 पे सवाल करेंगे, इससे रिलेटेड और बातें भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चलो यहाँ तक समझ में आता है। अब क्या, तो यहाँ पर मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि अगर ऐसा हो जाए कि द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जीरो नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, 4 है, 10 है, 20 है, कुछ भी है,
the velocity of center of mass is constant, then the acceleration of center of mass will be 0 or non-zero. वेलोसिटी अगर सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा कि नॉन ज़ीरो होगा? 0 होगा। गलत, 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बोले ऐसे कैसे? सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, 4-5 वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? आप गड़बड़ कर रहे हैं, आपने भी सर्कुलर मोशन वाले केस को सोचा नहीं है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है कि तुम थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कभी फंसोगे नहीं। ये वो पॉइंट पूछा जहाँ पर सब बच्चे मिस्टेक करते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट सुन ली, क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन 0। नहीं, एक्सेलरेशन 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। केस अभी आपको बताता हूँ मैं। पहले आप लोग उसको कॉपी करो, फिर ये केस को डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब कोई वैल्यू है उसकी, 4 है, 5 है, 10 है, कुछ भी वैल्यू है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या 0 ही होगा? तो आंसर है इट मे और मे नॉट बी 0। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको भी। तो जैसे कोई बॉडी है, इसमें सेंटर ऑफ मास फॉर एग्जांपल कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसमें सेंटर ऑफ मास तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन तो वहाँ पर 0 होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? ये सेंटर ऑफ मास है। हो सकता है कुछ सेलेस्टियल बॉडीज इस तरीके से घूमे कि उनका सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है। सेलेस्टियल बॉडीज जब मूव करती हैं तो उनका वो सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द घूमती हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है उस केस में। और उनका सेंटर ऑफ मास इस तरीके से घूम रहा है कि वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और जब सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उस केस में यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। उस केस में उसकी स्पीड कितनी है? यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। हर पॉइंट पे उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, 4 है। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर मैं बोलते दे रहा हूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन उसका क्या है? एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, तो एक्सेलरेशन कहाँ कांस्टेंट है? भेजे में जारी बात क्या बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। एक्सेलरेशन भले मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है मेरे पास? 0, मतलब नॉट इक्वल टू 0, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन उस केस में भी उसका क्या आ रहा है? कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है, क्योंकि सेंटर की तरफ कुछ ना कुछ क्या उसका एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बावजूद, वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बावजूद उसके पास फिर भी क्या है? एक्सेलरेशन है। वरना हम लोग शुरू से काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? लेकिन सेंटर ऑफ मास वाले केस में आपको यहाँ पर समझ में आता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि उसका एक्सेलरेशन क्या हो? उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए? नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस। भेजे मेरा क्लियर हो गया? ठीक है ना? चलो यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा, इससे एक और बात समझ में आ रही है। क्या समझ आ रही है? कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0 नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इज नॉट एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर नहीं है। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर नहीं है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर नहीं है, इसका मतलब अगर जब वो रेस्ट पर होता था तो हम लोग एस सेंटर ऑफ मास को 0 कर देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर वेपन नंबर 1 अप्लाई नहीं कर सकते। वेपन नंबर 1 कब अप्लाई होगा? जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होगा। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तभी वेपन नंबर 1 अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर नहीं है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना सेंटर ऑफ मास की, इस वजह से वेपन नंबर 1 कांट बी अप्लाइड, उसको अप्लाई नहीं कर सकते। वेपन नंबर 1 को अप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक अपने को समझ में आया, कॉपी करो उसको फटाफट। ये स्पीड की बात हुई है। स्पीड कांस्टेंट है, तो बच्चे को लगता है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या है? 0 होगा। लेकिन स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी सर्कल में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल के पास। स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना? चलो भाई, तो ये
हो गया। तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होने के बावजूद, कांस्टेंट होने के बावजूद उसके पास क्या है, एक्सेलरेशन हो सकता है, जैसे सर्कल वाला केस। ठीक है ना। चलो ये हो गया। इसमें एक दो पॉइंट और बताता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे लेकर चलता हूँ मैं आपको। टाइप 1 सवाल इसमें भी, आइए इसको देखते हैं। तो अब जो है यहाँ पर वो क्या है, तो मैंने आपको ये बताया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो होता है मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, नेट मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, या नेट मोमेंटम लिख दो, नेट मोमेंटम डिवाइड बाय एम नेट। तो देयरफॉर नेट मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू एम नेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये समझ आता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो इसका ये मतलब हो जाए कि अगर मैं मान लेता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो मास तो कांस्टेंट ही होगा सबका मिला के, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके कोई नया ही कांस्टेंट मिलेगा, मतलब कांस्टेंट ही मिलेगा ना, भले नया कांस्टेंट मिलेगा, जैसे 2 × 5 क्या मिलेगा 10, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, आंसर में क्या आया, कोई नया कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट ही आया ना। ऐसा इसका ये मतलब हुआ कि अगर मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देयरफॉर दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, देयरफॉर नेट मोमेंटम इज आल्सो कांस्टेंट, नेट मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, तो नेट मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा मतलब नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा मतलब जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, और जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था मैंने, है ना। तो ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो याद रखना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये मैकेनिक्स का बैकबोन है, जो बता रहा हूँ ना मैं, मैकेनिक्स का बैकबोन है ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो COLM बोल देंगे हम लोग उसको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भेजे में जा रही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ध्यान रखना है, इसको कॉपी करो अपनी बुक में। चलो, तो इसके बाद तो यहाँ तक तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या क्या बताया मैंने, अभी तक क्या क्या कराया आपको, ये बताया मैंने कि सबसे पहले हम लोग ने देखा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, m1r1 बार प्लस m2r2 बार अप टू mn_r1 बार डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। ठीक है ना। वैसे ही वेलोसिटी, वैसे ही एक्सेलरेशन, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। बात समझ आई। ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है F net इज इक्वल्स टू m इंटू ए ऑफ सेंटर ऑफ मास, m net इंटू ए ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसमें अगर हम चाहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो उसकी दो कंडीशंस है, या तो F net को 0 करो या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को 0 कर दो, तभी होगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट के दो मतलब है, या तो 0 होगा या तो नॉन 0 होगा। 0 मतलब उसकी वैल्यू 0 है, नॉन 0 मतलब कोई नंबर है। जब वेलोसिटी उसकी 0 होगी इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होगा मतलब उसका S ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा। तब हम लोग यूज़ करेंगे m1s1 बार प्लस m2s2 बार अप टू mnsn बार इज इक्वल टू 0। ये हमारा वेपन नंबर 1 है। ये भी मैं मैन और प्लैंक वाला प्रॉब्लम कराऊंगा तब आपको काम आएगा ये। ठीक। इसके बाद हमने देखा जब वेलोसिटी नॉन 0 है, कोई नंबर है, तब हमने देखा उस केस में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर नहीं होता। जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर नहीं होगा तो हम लोग हमारा वेपन नंबर 1 यूज़ नहीं कर सकते। भेजे में गया। ठीक। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, किसी सेंटर ऑफ मास की स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या इसका ये मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन 0 है? नहीं, हो सकता है उसका एक्सेलरेशन 0 हो सकता है ना हो। बात समझे। जैसे सर्कुलर मोशन वाले केस में स्पीड भले उसकी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन तो होता है, सेंटर की तरफ तो होता है एक्सेलरेशन। ये भी अपने को समझ आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो इक्वेशन है उसको हमने देखा P net डिवाइड बाय m net। फिर हमने P net इज इक्वल टू m net इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा। फिर हमने ये बोला कि वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी, अगर हम लोग ये बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो P net कांस्टेंट है। P not कांस्टेंट है मतलब मोमेंटम वेरी नहीं कर रहा, मोमेंटम वेरी नहीं कर रहा मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल है, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। कंजर्वेशन मतलब जो जितना पहले उतना बाद में, यानी जो इनिशियल वही फाइनल, बता चुका हूँ। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ तक तो हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा मैन एंड प्लैंक प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो आइए प्रॉब्लम्स पे शुरू जाते हैं। तो मैन एंड प्लैंक प्रॉब्लम।
ठीक है ना। चलो, तो इसमें होगा क्या, तो बिल्कुल बेस से शुरू करता हूँ मैं, आइए इसको देखते हैं। तो ये टाइप के प्रॉब्लम में होता क्या है, इसके अंदर आपके पास एक प्लैंक होगा, ठीक। ये फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 0 पर है और ये x इक्वल्स टू l पर है, मतलब टोटल लेंथ कितनी है उसकी, l है, ये मतलब है। यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है फॉर एग्जांपल। मैं ये मान लेता हूँ बेटा कि ये जो इसका यहाँ पर ये वाला सरफेस है ना, ऊपर वाले सरफेस में फ्रिक्शन 0 है, और ये सरफेस, ये जो हमारा प्लैंक है, इस प्लैंक और नीचे वाले ग्राउंड सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन क्या है, दोनों में फ्रिक्शन 0 है। अगर दोनों में फ्रिक्शन 0 है तो पहले केस में, मतलब पहला केस कौन सा है, फ्रिक्शन एब्सेंट वाला केस है, तो फर्स्ट केस करा रहा हूँ मैं आपको, इसमें फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तब क्या होगा, तब अगर इस मैन को बोलेंगे कि अब चल करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचो, तो वो पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, फ्रिक्शन ही नहीं है। अरे फ्रिक्शन हेल्प्स इन मोशन, बगैर फ्रिक्शन के हम चल ही नहीं सकते। वो क्या करेगा, बस अपने पैर ऐसे हिलाता रहेगा, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन होगा, वो अपने पैर से ज़मीन को पीछे धक्का देगा, तभी तो ज़मीन उस पर आगे धक्का देगी, समझे। यानी जब हम चलते हैं तो हम ज़मीन पे पीछे की तरफ, ज़मीन पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है और हम पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है, तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं। अब फ्रिक्शन है ही नहीं तो बस वो फिसलते रहेगा, बात समझ आई, वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, मैन कांट मूव फॉरवर्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एब्सेंस की वजह से मैन आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक, यहाँ तक समझ में आता है। इसके बाद बेटा सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस ही असल है, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। अब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, अब फ्रिक्शन जब प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, तो फ्रिक्शन जब प्रेजेंट होगा तब क्या होने वाला है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर प्लैंक है बच्चों, ये हमारा प्लैंक है, और ये हमारा है यहाँ पर पर्सन है। ये x इक्वल्स टू 0 है और ये क्या है, x इक्वल्स टू l है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब क्या, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेरिएशन करता हूँ, मैं ये वाले सरफेस से फ्रिक्शन 0 मान लेता हूँ, है ना, मतलब प्लैंक और ग्राउंड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये वाला जो सरफेस है यहाँ पर फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। अब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। तो यही केसेस आपको जनरली पढ़ने हैं, ग्राउंड और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन पर्सन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन होगा। अब जब पर्सन यहाँ से यहाँ चल के जाने की कोशिश करेगा तो वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ये बताओ, जा पाएगा, है ना, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच जाएगा, नो डाउट, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हेल्प करेगा उसको मोशन में। लेकिन इसी के साथ साथ में एक और चीज़ भी होगी, वो बताओ क्या होगा, वेरी गुड, प्लैंक पीछे की तरफ चले जाएगा। जब ये आगे जाएगा तो ये प्लैंक को अपने पैर से पीछे ढकेलेगा, तो ये प्लैंक पीछे जाएगा और ये पर्सन आगे जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा करके प्लैंक क्या करेगा, पीछे जाते जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जब प्लैंक पीछे जाते जाएगा तो होगा क्या, होगा ये सिनेरियो कि ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि प्लैंक थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगा और उतने में पर्सन यहाँ तक पहुँच जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, कि प्लैंक क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगा। ये हमारा ओरिजिन था, सबको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। इसमें क्या होगा, प्लैंक थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगा और पर्सन यहाँ तक पहुँच जाएगा। प्लैंक पीछे कितना खिसका, मैं बोलता हूँ x डिस्टेंस पीछे खिसक गया हो। और अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और लेफ्ट डायरेक्शन को क्या मानेंगे, नेगेटिव। और लेफ्ट में प्लैंक पीछे गया, इसका मतलब मैं बोलूँगा प्लैंक -x पीछे चला गया, -x चला गया, -x चल गया, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में x क्या हो गया, पीछे चला गया। और पर्सन यहाँ से चलना क्या कर रहा था, शुरू कर रहा था, ठीक है ना। अब क्या, तो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये समझ में आ गई कि जब प्लैंक और मैन के बीच में फ्रिक्शन है तो मैन आगे तो बढ़ेगा।
आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद वो क्या करेगा, फ्रिक्शन को पीछे धक्का देगा। फ्रिक्शन को पीछे धक्का देने की वजह से प्लैंक क्या करेगा, प्लैंक को पीछे धक्का देगा, प्लैंक क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा और थोड़ा सा वो पीछे चले आएगा और ये यहाँ तक दूसरे एंड तक पहुँच जाएगा। ठीक है ना। तो अब मेरा सवाल ये है कि मैन पूरा एल लेंथ तो चल गया, मैं जानना चाहता हूँ ये कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है। हाँ वेरी गुड, टोटल एल था, एल में से x निकाल दो तो ये डिस्टेंस कितना होगा, l माइनस एक्स। बात समझ आई। और ये कौन से डायरेक्शन में, हाँ बात समझ आई। तो बेसिकली जो दिख रहा है उसकी बात करूंगा मैं कि यहाँ पर वो चल रहा है l माइनस एक्स, लेकिन पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक चल के गया, यानी हमारे ओरिजिन यहाँ से लेके वो यहाँ तक चला। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, कहीं से कहीं भी गया हो, मुझे इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक हुआ। डिस्टेंस नहीं देखने का मेरे को क्या दिखना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक में उसका कितना चला, पूरे एल में से एक्स निकाल दो तो एल माइनस एक्स चला, वो भी कौन से डायरेक्शन में, राइट। और राइट को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस एल माइनस एक्स, और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस एक्स। भेजे में गया, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप इस टाइप के प्रॉब्लम करेंगे तो आप एक चीज़ को मान लो कि कहीं भी चले मैन, आप उसको उल्टे डायरेक्शन में चला देना, लेफ्ट डायरेक्शन। अच्छा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं भी बताता हूँ, अभी प्रॉब्लम आएगा तो समझाता हूँ। यहाँ तक भेजे में गया प्रॉब्लम, पहले फ्रिक्शन था ही नहीं, मैन चल ही नहीं पाएगा। दूसरे केस में मैन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन प्लैंक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो मैन क्या करेगा, अपने पैर से इसको पीछे धक्का देगा, उसकी वजह से क्या होगा, प्लैंक थोड़ा पीछे चले जाएगा, मैन अपने दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा। उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मैन का, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी कौन सा डायरेक्शन में था, पॉजिटिव राइट में, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, माइनस एक्स डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस केस में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर है। अब बोलोगे कैसे, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये जो मैन है ना, इसको यहाँ बना करके समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ तक समझ आया, ओवरलोड तो नहीं हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ ये देखो, ये जो मैन जो है ना, जब आगे की तरफ चलता है, तो अभी आपको बताया मैंने होता क्या है, होता ये है इसके अंदर कि मैन पे जो फ्रिक्शन लगता है वो आगे लगता है, और मैन अपने पैर से इसको कहाँ ढकेलता है, पीछे, तो इस पे फ्रिक्शन लगता है पीछे। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, जब हम चलते हैं तो हम पे फ्रिक्शन कहाँ लगता है, आगे की तरफ, तभी हम आगे चल पाते हैं। और ज़मीन पे फ्रिक्शन कहाँ लगता है, पीछे, और फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स एक दूसरे को काट पीट करके ख़त्म हो जाते हैं। बात समझ आई। तो अगर हमारा ये सिस्टम है, कौन, प्लैंक और मैन, प्रॉब्लम का नाम क्या है, मैन एंड प्लैंक, तो मैन और प्लैंक हमारा सिस्टम है, सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 0, क्योंकि सिस्टम में मैन है और प्लैंक है। मैन पे फोर्स लग रहा है आगे फ्रिक्शन, और प्लैंक पे फोर्स लग रहा है पीछे फ्रिक्शन, समझे। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इधर 5 लग रहा है, उधर 5 लग रहा है, नेट फोर्स कितना हो गया, 0। अब लोग फिर वो चला कैसे, अरे 5 और 5 दोनों मैन पे थोड़ी लगाए, 5 मैन पे लगा और 5 प्लैंक पे लगा है। आप समझ आएगा, ये नहीं सोचना चला कैसे, वो चला तब नहीं चल पाएगा वो जब दोनों फोर्स उसी पे लग जाएगा। दोनों फोर्स उस पे नहीं लगाए, 5 मैन पे फॉरवर्ड लगाए और 5 प्लैंक पे बैकवर्ड लगाए, प्लैंक पे लगाए वो। बात समझ आई, क्लियर हो गया ना। चलो भाई, तो ये हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ यहाँ से कि सिस्टम पर नेट फोर्स क्या हुआ, 0 हो गया। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। सिस्टम पे नेट फोर्स 0, एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। आपको नेट फोर्स 0 की कंडीशन बताई थी मैंने। नेट फोर्स 0 की कंडीशन ये है कि आपका अगर एफ नेट 0 है तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, अभी समझाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, पहले इसको कॉपी करो। चलो देखो, तो साइकिल वाले केस में भी वैसे ही होता है। जो टायर होता है साइकिल पर, साइकिल का, उस पर भी फ्रिक्शन आगे लगता है, तब जा कर के वो चलेगा। मैं समझाता हूँ उसको, मैं आता हूँ उसके ऊपर। चलो ये पहले समझ लो उसको। अभी एटलीस्ट याद रखो कि मैन के पैर पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, यानी मैन पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आगे लग रहा है, और प्लैंक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो पीछे लग रहा है। ठीक, यहाँ पर और भी फोर्सेस है, भूलना नहीं। नॉर्मल रिएक्शन है, mg है, लेकिन वो भी तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, समझे। तो नेट फोर्स हो तब भी 0 है, ठीक है ना। अच्छा, नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है बच्चे, नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये होता है
कि यहाँ पर अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 है, फोर्स ही 0 है, m इंटू ए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0। समझा देता हूँ मैं ऐसे। चलो ये केस तो हो गया ना, इसको रब कर देते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर ये समझ आ गया कि एफ नेट क्या है, 0 है, तो m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m नेट था ये, इसको नीचे भेज दो तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब या तो वो 0 है या तो वो कोई ना कोई नंबर है उसका, यही है ना, या तो वो 0 है या तो वो नॉन 0 है। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है या नहीं, ये इसको समझना पड़ेगा कि वो 0 कैसे है इस केस में। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर चेक करना है वो 0 है या नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में इनिशियल निकाल रहा हूँ, शुरुआत वाले केस में जब वो चला नहीं था। जब वो चला नहीं था तब मैन का मास स्मॉल m है, तो वो चला ही नहीं तो उसकी स्पीड क्या है, 0। प्लैंक का मास कैपिटल M है, जब वो चला ही नहीं था उसकी स्पीड क्या है, डिवाइड बाय क्या होगा, स्मॉल m बाय कैपिटल M प्लस कैपिटल M। आंसर क्या आएगा, 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मैं फाइनल निकालूंगा तो फाइनल जब वो चल के रुक गया फाइनली, तब भी तो वही केस आएगा, जब वो चला और चल करके रुक गया, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल स्पीड भी क्या है मैन की, 0, और ये इसका भी क्या है फाइनल, ये भी तो रुक गया ना बाद में जाके, डिवाइड बाय क्या होगा, m प्लस स्मॉल m। आंसर क्या आया, 0। इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0, फाइनली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0, मतलब हम लोग ये बोलेंगे सेंटर ऑफ मास दैट रेस्ट। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, अब मैन और प्लैंक वाले केस में रट्टा मार लेना कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, रेस्ट पर होता है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर है तो क्या यूज़ करेंगे, वेपन नंबर 1। ये पूरी थ्योरी उसको समझाने के लिए थी कि वो कहाँ से आ रहा है, तो इस केस में तो यही होगा। अब सीधा ये याद कर लो कि जब भी मैन और प्लैंक वाला प्रॉब्लम आ जाए आप लोगों को क्या लगाना है, वेपन नंबर 1 लगाना है ना, सीधा। तो क्या हो जाएगा बताओ, m1 s1 बार प्लस m2 s2 बार अप टू mn sn बार इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो अगर ये ऐसा हो गया फिर तो सवाल ख़त्म। अब सवालों में डायरेक्ट हम ये यूज़ करेंगे, बात समझ आई, ठीक है ना। चलो भाई, तो अब बताइए इसको सॉल्व करना है अपने को। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, मतलब एक मैन है और एक क्या है, प्लैंक। मैन का मास स्मॉल m ले लेते हैं, प्लैंक का क्या ले लेते हैं, कैपिटल M, ऐसे ले लेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ पर होगा क्या, ये सब तो लिख लिया ना तुम लोग, तो अब होगा क्या, मैन का मास क्या है, स्मॉल m, मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, l माइनस एक्स विथ साइन प्लस l माइनस एक्स था ये, क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में चला, प्लस प्लैंक का मास क्या है, कैपिटल M, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। सॉल्व कर लेते हैं, बताओ ये क्या होगा, ml माइनस एम एक्स प्लस माइनस एम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ml इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ml डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो प्लैंक कितना पीछे मूव हुआ उसका फॉर्मूला आ गया आपके पास। डायरेक्ट फार्मूला मत यूज़ करना, कहीं कहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, आप ये यूज़ करना, उससे आंसर आ जाएगा। बात समझ आई। नीट में जो सवाल आया वो तो डायरेक्ट ही थे, शॉर्टकट पता था ऐसे निकल जाता हूँ, लेकिन आपको मैं एक्चुअल मेथड सिखा रहा हूँ कि अगर थोड़ा भी टेढ़ा सवाल आया फंसना नहीं उसके अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कितना वो पीछे मूव होगा उसका फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, और ये है आपका वेपन। जब भी मैन प्लैंक प्रॉब्लम आए ये आपका वेपन है, आपको ये याद रखना है। बात समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो मैं तो इस तरीके से ये हो गया, फटाफट इसको कॉपी करो, क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आपको। चलो क्वेश्चन लिखो। अ पर्सन ऑफ मास 40 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर। अ पर्सन ऑफ मास 40 किलोग्राम, शॉर्ट हैंड लिखो, पूरा लिखते मत बैठो। अ पर्सन ऑफ मास 40 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन a plank of length 10 meter, ठीक है, on a plank of length 10 meter. If person moves on the other side of the plank, if person moves on the other side of the plank
person moves on the other side of the plank. Then find the distance moved by the plank. Then find the distance moved by the plank. सवाल समझ आया? दिख गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, यस मतलब वेपन नंबर 1 लगाओ. अच्छा, प्लैंक कहाँ मूव करेगा, राइट या लेफ्ट? हमेशा अश्यूम कर लेना लेफ्ट में मूव करेगा, समझे? अगर साइन नेगेटिव आ गई मतलब डायरेक्शन तुमने गलत लिया था, वैल्यू सही आएगा हमेशा. मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं, तो हमेशा क्या अश्यूम कर लेना, लेफ्ट में ही मूव करेगा. एक डायरेक्शन मान लो हमेशा, ठीक है? मैन है, कितना मास है उसका, 40 किलो. एक्स डायरेक्शन मूव किया मतलब माइनस एक्स मूव करेगा. कितना था ये, 10 मीटर, मतलब वो इधर से इधर पहुंचेगा, मतलब ये कितना होगा, 10 माइनस एक्स. भेजे में जा रहा है. प्लैंक का मास कितना है, प्लैंक का मास नहीं है, ठीक है? ओके, चलो प्लैंक का मास 60 ले लो. कितना ले लो, 60 kg ले लो उसका मास. इसका मास 40 है. बोलो, यहाँ पर तो समझ में आ गया क्या लगेगा, m1s1 बार प्लस क्या लगेगा, m2s2 बार इज इक्वल टू क्या होगा, 0. ठीक है ना? अब यहाँ पर तुम सोच सकते हो ट्रिक लगा लो, ट्रिक से आंसर आ जाएगा. लेकिन इसके बाद का जब मैं सवाल कराऊंगा तब ट्रिक अप्लाई नहीं होगा. तो एक ऐसा मेथड सीखो जो 100 सवालों पे लगे. एक ऐसे 100 ट्रिक मत सीखो जो एक सवाल पे लगे. बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? मेथड सीखो जो 100 सवालों पे लग जाए. m1 कितना है, 40 है. ये कितना चलेगा, माइनस एक्स. ये कितना है, 60 है. कितना चलेगा, 10 माइनस एक्स. समझा? ठीक है ना? सही है? नहीं, गलती किया. ये एम की कितना चला है, ये तो ये 10 माइनस एक्स चला है ना, मैन चला है ना 10 माइनस एक्स. तो ये कितना होगा, 40, और ये कितना होगा, 10 माइनस एक्स, प्लस ये कितना है, 60, और ये क्या होगा, माइनस एक्स. निकालो फटाफट से, बताओ क्या आएगा. पीछे कौन गया है, प्लैंक. तो प्लैंक का मास इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट, ऐसा है. ठीक है? चार. अगर आपका आंसर फॉर एग्जांपल आप राइट में इसको अश्यूम कर लेते, आपका आंसर आता -4, मतलब आपका वैल्यू सही आया, आपने डायरेक्शन गलत अश्यूम कर लिया था. सिंपल है. ठीक है ना? बस ये मतलब है उसका. ठीक, लेकिन आप एक डायरेक्शन को स्टक करो ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करना ईजी रहे. ठीक है? चलो भाई. ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से भी आ सकता था. स्मॉल एम इंटू कैपिटल एल डिवाइड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एल, कितना हो जाता वो, 100. ये कितना हो जाता, 40 इंटू 10, 4 ख़त्म, है ना? 4 आता आंसर. लेकिन वो सिर्फ एक मैन और एक प्लैंक पे. अब सवाल में ये वेरिएशन ले आऊँगा मैं कि यहाँ पर 2 लोग खड़े, अब दोनों इधर उधर चल रहे हैं, तब क्या करोगे? तब तो ट्रिक लगेगी नहीं. फिर समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्लैरिटी आ जाएगी. लिखो, A and B are standing on a plank as shown in the figure. A and B are standing on a plank as shown in the figure. If A and B exchange their position, if A and B exchange their position, A and B exchange their position, then find the displacement of the plank. Then find the displacement of the plank. Plank का displacement आपको निकालना है. ट्राई करोगे? चलो, अच्छा डायग्राम बता देता हूँ मैं. डायग्राम में क्या है इसको देख लो, वैल्यू भी दे देता हूँ. ये 100 किलो का है. यहाँ A है, यहाँ B है. A B से करना क्या है, मास देख लो. 40 60, 40 किलो 60 किलो,
ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। बात समझ आई? अब आपको निकालना है कितना डिस्प्लेसमेंट है प्लैंक का, कितना हुआ प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? चलो दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। लेंथ कितनी है? ये 10 मीटर है, 10 मीटर लेंथ है। आपको पता है ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानना है, इसको नेगेटिव मानना है। चलो स्टार्ट। क्या अज्यूम करना है? प्लैंक किधर चलेगा? लेफ्ट में। कितना चलेगा? -x। पता है ना आपको? -x मान लो उसको। स्टार्ट। क्या नहीं चलेगा? चलेगा। दोनों के मासेस अलग अलग हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है, m1s1 + m2s2 + m3s3 आ जाएगा इसके अंदर। शॉर्टकट तो नहीं लग पाएगा इसमें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या आएगा? बोलो। -x। हमेशा क्या बोला मैंने? लेफ्ट में मान लो, -x मान लिया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये a है फॉर एग्जांपल, ये b है। a का डिस्प्लेसमेंट बताओ। a तो इधर चलता है हमेशा, है ना? अब ये तो इधर खिसकेगा, तो उसको 10 - x चलना पड़ेगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट में, तो +10 - x। b का डिस्प्लेसमेंट बताओ। b को कितना चलना? ये तो और पीछे खिसक गया ना, ये भाई साहब b यहाँ से निकला और ये और पीछे खिसक गया, तो उसको 10 चलना पड़ा। साथ साथ में अब ये इधर पहुँच गया ना फॉर एग्जाम्पल, तो 10 तो चलना पड़ा, साथ साथ में ये एग्जिस्टेंस भी चलना पड़ा। हाँ, लेकिन -10 + x। क्यों? लेफ्ट डायरेक्शन में चला है वो, तो माइनस साइन लगेगी। और कितना चला वो? फाइनल इनिशियल ये था, फाइनल ये यहाँ पहुँचेगा, तो इनिशियल से फाइनल तक की स्ट्रेट लाइन 10 + x, लेकिन माइनस उल्टे डायरेक्शन में। अब समझा? ऐसे सोचना है, बाकी सब तो हो गया फिर, है ना? क्या लिखेंगे अभी बताओ? मास ऑफ प्लैंक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। मास ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, प्लस मास ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, इज इक्वल टू क्या होगा? 0। क्योंकि सिस्टम, याद कर लो, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? रेस्ट पर ही रहता है। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर, वेपन नंबर 1 लगेगा। मास ऑफ प्लैंक कितना है? 100। डिस्प्लेसमेंट कितना है? -x, है ना? मास ऑफ ए कितना है? 40। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 - x। बी का कितना है? 60। डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, -10 + x। 10 + x इनिशियल से फाइनल, ये 10 चला, वो x चला, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है। ऐसा है। डिस्प्लेसमेंट में गड़बड़ नहीं करना, समझे? डिस्प्लेसमेंट बराबर से निकालना है। अब बस सॉल्व करो, आंसर बता दो कितना चलेगा वो। -60 माइनस क्या हो गया? क्या हो गया? 60 - 60 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। हाँ सॉरी, कितना आ जाएगा? 600। ये भी 400, कितना हो जाएगा? 400 - 40x -600 - 60x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सही है। इसके बाद x वाले एक साइड पे, ठीक है, इन सबको उधर भेज दो। बचा क्या है? 40 - 400 - 600 इज इक्वल टू 60x + 40x + 100x। ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? जो जाएगा 40 माइनस, अच्छा ये पहले से था क्या? हम सॉरी, कितना हो गया ये? सॉरी, 400 माइनस कितना होगा? 40x। एक मिनट फिर से देख लो, इनको तो वहाँ भेज दो। क्या बचा? 400 - 600, ये बचेगा। इधर क्या बचेगा? 100x + 60x + 40x। अब सही है ना? ये कितना होगा? 200x - 200, हाँ -1,
-1 का मतलब बताओ। इस तरह जा रहा मतलब वो 1 मीटर तो चला लेकिन वो राइट में चला होगा, हमने डायरेक्शन गलत मान लिया। बात समझ आई? ठीक है ना। आपको मैथमेटिक्स सही बता देगा बिल्कुल कि आंसर क्या आने वाला है। बात समझ आई? जब मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी बताऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको कोई एक डायरेक्शन मानना पड़ेगा। अगर आपके करंट नेगेटिव में आ रहा है मतलब जो आपने करंट माना उसे उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है। बात समझ आई? तो इस तरीके से आसानी हो जाएगी। आप आसानी के लिए क्या करो, आप आसानी के लिए क्या करना, ये डायरेक्शन में मान लेना। कौन से डायरेक्शन में? हाँ, ये वाले में। ठीक है ना। इसमें होता क्या है ना, इसमें जनरली होता ये है कि अगर ये पूरा पूरा इधर उधर जाएं तो प्लैंक उधर मूव करेगा जिसका मास ज़्यादा है। समझे? किधर मूव करेगा? 60 की तरफ। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये वेरिएशन कर दिया उसने कि वो पूरा पूरा उधर उधर नहीं गए, ये इधर आधा ही पहुँचा, तब तो वो कहीं भी जा सकता है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? इसलिए जनरल मेथड सीखो। जनरल क्या है? एक डायरेक्शन मान लो, नेगेटिव आया मतलब उल्टा डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव आया मतलब डायरेक्शन सही था, वैल्यू तो सही है ना। ठीक है। तो इस तरीके से ये मैन और प्लैंक प्रॉब्लम आपको मैंने समझाए हैं। अब इसमें 2 चीज़ें और कर लेना आप लोग। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय निकाल लेना, बॉय मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ठीक है ना। तो 2 तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। ए और बी का डिस्प्लेसमेंट निकाल करके मुझे बता देना, मतलब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना और डिस्प्लेसमेंट बता देना। ठीक है ना। बस ठीक है, चलो। ठीक है, चलो केमिस्ट्री करना है।